हेलो स्टूडेंट्स, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पार्ट 14। तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डेंसर और रियरर मीडियम कैसे होता है और कैसे फंक्शनिंग करता है उसके बारे में बताया था। तो यहाँ हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। बट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझाने से पहले मैं आपको ये बताने के मतलब मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि साइंस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो कॉन्सेप्ट समझिए। तो हमने क्या देखा था प्रीवियस वीडियो में? हमने देखा था जब लाइट रे जो होती है किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे पड़ती है, तो हम कभी भी लाइट रे को स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन मानते हैं जिसको परपेंडिकुलर बनाते हैं और नॉर्मल का नाम देते हैं। तो ये नॉर्मल ले लिया सपोज मैंने, तो इस पे लाइट रे क्या हुई, इंसिडेंट हुई। ठीक है, तो जो इंसिडेंट हुई, तो जब ये रिफ्रैक्शन के बाद दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, फिर से मैं आपको दिखाती हूँ सब। और इसमें भी एक कंडीशन है, दो कंडीशंस मैं आपको दिखाती हूँ। सपोज ये एक लाइन है जो कि दो मीडियम्स को शो कर रही है, ठीक है। एक है एयर, दूसरा है ग्लास। ग्लास के एक स्लैब में लाइट की रे एक बार ऑब्लिकली पड़ी और दूसरी कंडीशन में वो परपेंडिकुलर पड़ी, ठीक है। इस रे को, इस एंगल को हम कैसे स्टडी करते हैं? हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर बनाते हैं जो 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब इसमें परपेंडिकुलर कैसे आएगा? इसी लाइट रे के ऊपर, क्योंकि ये क्या पड़ी है, परपेंडिकुलर पड़ी है। एक में ऑब्लिक पड़ी, एक में परपेंडिकुलर पड़ी। जो परपेंडिकुलर पड़ी वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी, वो स्ट्रेट लाइन में ही निकलेगी। बट जो ऑब्लिकली पड़ेगी वो क्या होगी, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाएगी। अब पहले हम फाइंड आउट करेंगे मीडियम क्या। एयर है, एयर के पार्टिकल दूर दूर रहते हैं, तो ये डेंसिटी इसकी कम होगी, तो इसको क्या कहेंगे, रियर मीडियम, ठीक है। ये रियर मीडियम हो जाएगा, ये डेंसर मीडियम हो जाएगा। किसकी अपेक्षा डेंसर हो जाएगा? एयर की अपेक्षा, ठीक है। तो जब इस मीडियम में आएगी, तो जैसे ही लाइट की रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो झुक जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की ओर को बेंड हो जाती है। तो अब हम इसका कारण जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। मैंने बोला ये एक ग्लास स्लैब है, ग्लास का एक टुकड़ा है। अब इस स्लैब में जब ये निकलेगी, वैसे लाइट को कैसे ट्रेवल करना था, स्ट्रेट लाइन, यानी कि ऐसे जाना चाहिए था, बट ये बेंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल। और जब ये बाहर निकलेगी तो फिर से ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। यहाँ अगर हम नॉर्मल डालेंगे तो ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो इसका कारण क्या होता है? देखिए, लाइट को हम रे कहते हैं, एक्चुअल में ये रे नहीं होती है, ये बहुत सारी रेज यानी कि विबग्योर आपने पढ़ा है, जिससे कि क्या बनता है, स्पेक्ट्रम बनता है, इंद्रधनुष बनता है। तो लाइट की जिसको हम रे कहते हैं वो बीम ऑफ लाइट होती है। और कितने कलर की बीम होती है? 7 कलर की। तो अब आप सोच लीजिए, इसको ऐसे समझिए कि ये एक मीडियम है, ये बीम ऑफ लाइट पड़ी, तो पहली बीम ये हो गई ऐसे करके, और लास्ट बीम क्या हो जाएगी, 7 नंबर की। तो मैं फर्स्ट एंड लास्ट बना देती हूँ बीम, ठीक है, फर्स्ट बीम एंड लास्ट बीम, क्योंकि ये ऑब्लिकली पड़ी। अब ध्यान से इस बात को सुनिएगा, ये ऑब्लिक पड़ी है, तिरछी पड़ी है, तो तिरछी लाइट में क्या होगा, इसका जो सपोज ये यहां तक कितनी है, इसकी लेंथ है सपोज हम मान लेते हैं इसकी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका 4 सेंटीमीटर यहां जब टच करेगा तो इसका 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्लिक है तो इसका 4 सेंटीमीटर कुछ ऊपर होगा, ये यहां तक टच नहीं हुआ होगा, तो इसका एक पार्ट टच करेगा, एक पार्ट टच नहीं करेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ये पहली बीम है और ये 7th वाली बीम है, लाइट की बीम है। जब ये इंसिडेंट होगी, अंदर की ओर जो आती है उसको इंसिडेंट कहते हैं, और जो रिफ्रैक्शन के बाद निकलती है उसको रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। जैसे रिफ्लेक्टेड बोलते थे वैसे ही रिफ्रैक्टेड रे। तो अब देखिए क्या होता है, हमको पता है कि जब हम मोशन में होते हैं, अगर मैं भी चलती हूँ जमीन पे, तो जमीन हमारे मोशन के अगेंस्ट एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है। फ्रिक्शन वाला फोर्स आपने 9th क्लास में पढ़ा है, फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है। अगर सरफेस स्मूथ होता है, अगर मीडियम रियर होता है तो इजीली ट्रेवल कर रहे हैं। अगर ऊबड़ खाबड़ आएगा तो क्या होगा,
फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगेगा तो हमको चलने में डिफिकल्टी होगी। तो क्या होता है, जब लाइट की रे रियर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो डेंसर मीडियम को जैसे ही वो टच करेगी, मतलब थोड़ा सा हर्डल आएगा, थोड़ा सा इसकी स्पीड में ब्रेक हो जाएगा। क्यों? मैंने आपको पिछले वीडियो में एग्जाम्पल बताया था कि जब क्या हो जाता है, रोड में बहुत सारी क्या हो जाती है, भीड़ हो जाती है, तो हमको निकलना डिफिकल्ट होता है। जब उसी रोड में भीड़ कम होती है तो हम इजीली स्ट्रेट लाइन में निकल जाते हैं। तो यहाँ पर को क्योंकि हर्डल आ गया तो एकदम से इसकी स्पीड में क्या होगा, क्योंकि इसमें फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगने लगेगा, रुकावट ज़्यादा होने लगेगी, तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। जबकि इसकी 4 सेंटीमीटर अभी हवा में ही है, रे के इस पार्ट ने अभी इसको टच नहीं किया, तो ऑब्वियसली जहां हर्डल लगेगा, सपोज आप दौड़ते हुए आते हैं, आपका एक पैर, सपोज ये सोच लीजिए आपका पहला पैर है और ये दूसरा पैर है, जब आपका पैर किसी पत्थर से ठोकर खाता है तो आपकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है, आपका बैलेंस बिगड़ता है, तो आप इस डायरेक्शन में गिरते हो जिस पैर ने ठोकर खाई है। इज दिस क्लियर टू यू? तो सिमिलरली क्या होगा, रे दोनों सेम स्पीड से चल रहे थे, लेकिन इस रे ने क्या, ये रे पहले टच करेगी इसको, ये वाला अभी यहीं पहुंचा है, इसने यहाँ टच कर दिया, तो जैसे ही ये टच करेगी तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, जबकि ये अपनी कॉमन स्पीड से आगे चल रही थी। तो जैसे इसकी स्पीड स्लो होगी तो इसको झटका लगेगा, तो बेंड हो जाएगी, ये मीडियम चेंज होगा तो बेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगा, जैसे ही झटका लगेगा तो इस ओर को दबाव बढ़ेगा और ये बेंड हो जाएगी अपनी जगह में। वैसे तो आप बड़ी क्लासेस में इसको वेवलेंथ की तरह पढ़ेंगे, बट यहाँ पर को आप समझिए कि समझ लीजिए कि आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज हुआ, तो एक रुकावट आई, जैसे आप दौड़ते आए, आपका पैर पत्थर में फंसा, तो जो पैर टकराता है, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा होता है, उस ओर को आपका बैलेंस आ जाता है, आप उस ओर को झुक जाते हो, गिरने लगते हो। तो ऐसे ही रे भी क्या होगी, इस ओर को बेंड हो जाएगी, तो इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी मीडियम चेंज कर देगी। इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है। और यहीं पर को जो ये वाली रे रहती है वो स्ट्रेट निकल जाती है। क्यों? क्योंकि जब ये 90 डिग्री पड़ती है तो इसके जो फर्स्ट रे है, ये बीम ऑफ लाइट है, फर्स्ट और 7th दोनों साथ में पड़ते हैं, तो रुकावट होगी तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हुए सीधे स्ट्रेट लाइन में निकल जाएंगे। आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। इसलिए लाइट की रे क्या करती है, बेंड हो जाती है मीडियम को चेंज करने में। अब आ जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहती है, पहली लॉ तो सेम है, आपने क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल शुड बी इन द सेम प्लेन। तो यहाँ पर को भी इंसिडेंट रे और दूसरी रिफ्लेक्टेड ना कह के रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। इंटरफेस किसको कहेंगे, जो उन दोनों को सेपरेट करने वाली लाइन है, वो सब क्या होना चाहिए, एक ही पॉइंट से होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब सारी फंक्शनिंग एक प्लेन में होनी चाहिए। अगर ये यहाँ लाई कर रही है तो यहीं से क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्टेड रे, एंड यहीं से नॉर्मल बनना चाहिए। इज दिस क्लियर टू यू? तो पहला लॉ तो बहुत इजी है, आई होप आपको क्लियर आया होगा। दूसरे लॉ को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या बोलता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। तो इसके एक एक वर्ड का मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। जो रे पहले किसी मीडियम पे पड़ती है उसको इंसिडेंट इन होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे जब नॉर्मल से कोई एंगल बनाएगी तो उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ऐसे ही ये कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमने रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, बट इस कंडीशन में, ये कंडीशन रिफ्रैक्शन की कंडीशन में एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर। बट अगर आप एंगल क्या साइन निकालेंगे, मतलब साइन आपको पता है, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं, तो आई सपोज 30 डिग्री है तो आप साइन 30 की वैल्यू पुट करते हो सपोज, या साइन 45 है, साइन 45 की वैल्यू पुट करते हो, और दूसरा एंगल जो आता है उसका साइन निकालते हो। तो उन दोनों का जब रेशियो निकालोगे तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट मतलब सेम रहेगा। सपोज इन दोनों का रेशियो यहाँ 1/2 आया आंसर करके, साइन आई साइन 30 अपॉन साइन 45 सपोज 1/2 आया, मैं एक एग्जाम्पल दे रही। अब दूसरा रेशियो निकाला मैंने, उसमें भी क्या हुआ, उसमें मैंने एंगल चेंज कर दिया, थोड़ा और बड़ा कर दिया,
नॉर्मल में ये बड़ा दिख रहा है ना, तो ये भी बढ़ जाएगा, रेशियो बढ़ेगा, रेशियो इक्वल होगा न कि एंगल इक्वल होगा। तो यहाँ इनको सॉल्व करके भी अगर 1/2 आया, सपोज यहाँ 30/60 था, कट के कितना आ गया 1/2, यहाँ 45/90 था, कट के कितना आ गया 1/2। इसका मतलब समझ आया, साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होगा, पहली कंडीशन। ठीक है, तो ये कांस्टेंट कब होगा, लेकिन जब आप कंपेयर कर रहे हो दो एंगल को, तो अगर आपने एक को ले लिया यहाँ एरर मीडियम में एयर ले लिया, यहाँ क्या ले लिया ग्लास ले लिया, इधर ले लिया एयर और वाटर, तो कांस्टेंट नहीं आएगा। कब कांस्टेंट आएगा, जब मीडियम क्या होगा, दोनों कंडीशन या तीनों कंडीशन के लिए सेम होगा, तो तब साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ये किसकी लॉ कहलाती है, स्नेल, क्योंकि स्नेल ने इसके बारे में बताया था। और एक और फैक्ट है, इसको भी समझ लीजिए, दिस इज ट्रू फॉर कैसे एंगल के लिए ट्रू है, आई कितना होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 90 से कम होना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका, इंसिडेंट रे 90 नहीं होनी चाहिए, तब स्नेल्स लॉ नहीं लगेगा। दूसरा क्या, 0 नहीं होना चाहिए इंसिडेंट रे, यहां से आने वाली रे को आप स्टडी नहीं करोगे, 0 से ऊपर होनी चाहिए, 90 से नीचे होनी चाहिए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ आया तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।